उन 10 देशों के नाम को ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक आपको नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, बेबी इंसाफ का मामला था। ठीक है, एक एक वर्ड से हम लोग यहाँ पर जानेंगे कौन कौन से देश हैं। का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 2 नंबर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। इसी वीडियो में आपको आंसर भी याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसको साथ ही आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा कॉपी में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, अगस्त 1945 में जापान में किन 2 शहरों को परमाणु बम गिराकर तबाह कर दिया गया था? तो पहला था आपका हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9/11 से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, 9/11 का आतंकवादी हमला अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था। यानी 9/11 एक घटना थी जिसमें आतंकवादी लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या किया गया था, हमला किया गया था। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये 9/11 है क्या, पूरे डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए, अमेरिका में महीना पहले और तिथि को बाद में कहने का रिवाज है, इसलिए 11 सितंबर 2001 ईस्वी को 9/11 कहा जाता है। अगर ध्यान से देखिए, हम लोग डेट को क्या लिखते हैं, 11 सितंबर को लिखेंगे 11, उसके बाद सितंबर 9वां महीना होता है तो 9 लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे 2001। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, ये जो 9 है इसको पहले लिखा जाता है, यानी महीने को पहले, उसके बाद दिन को बाद में, उसके बाद फिर आपका ईस्वी, इसीलिए बोला जाता है इसको 9/11। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये घटना को 9/11 बोला जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, आसियान का गठन कब हुआ था? इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या क्या है? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा। इसी वीडियो में ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है कि आसियान के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्य देशों के नाम। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या, आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसकी प्राथमिक सदस्य देश जो है वो संख्या उसकी कितनी है, 5 है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से देश है। थाईलैंड है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस व सिंगापुर। भी मैंने जो आपको 5 देशों के नाम बताए वो तो आपका प्राथमिक है, लेकिन संगठन में टोटल 10 देश है। ठीक है, उन 10 देशों के नाम को ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक आपको नजर आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, बेबी इंसाफ का मामला था। ठीक है, एक एक वर्ड से हम लोग यहाँ पर जानेंगे कौन कौन से देश है। बा से यहाँ पर हो जाएगा ब्रुनेव। ठीक है, ब्रुनेव याद रखिएगा, ये वाला देश। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वी से क्या हो जाएगा, वियतनाम। उसके बाद है आपका ई है, ई से क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। उसके बाद है आपका सा से क्या हो जाएगा, सिंगापुर। उसके बाद हो जाएगा फा से क्या हो जाएगा, फिलीपींस। इसके बाद हो जाएगा का से क्या हो जाएगा, कंबोडिया। इसके बाद हो जाएगा माँ से हो जाएगा मलेशिया, और फिर जो माँ है उससे हो जाएगा म्यांमार। उसके बाद फिर हो जाएगा ला से हो जाएगा आपका लाओस। उसके बाद था से हो जाएगा आखिरी देश थाईलैंड। तो इस तरीके से इस ट्रिक से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन के आंसर को दे पाओगे। आगे देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, किस देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है? क्या वर्चस्वता की स्थिति अस्थाई है? वर्चस्वता का मतलब होता है उसका प्रभुत्व, उसका जोर, उसका ताकतवर। ठीक है, उसकी औकात। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा औकात किसका है? औकात वाला देश आपका अमेरिका है। तो यहाँ पर बोला गया है अमेरिका देश को वर्चस्वता की स्थिति प्राप्त है। वर्चस्वता की स्थिति क्या हो, अस्थाई होगी? नहीं, अस्थाई नहीं होगी। यानी बोलने का मतलब है क्या अमेरिका ही हमेशा के लिए वर्चस्व रहेगा? नहीं, कोई और दूसरा देश भी आ सकता है, कोई अमेरिका से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है। समझ में आया ना? तो यहाँ पर ये आपको डिटेल से समझना होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्शल योजना के क्या उद्देश्य थे? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है, मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था ताकि उनकी अर्थव्यवस्था युद्ध पूर्व यानी युद्ध से पहले जो स्थिति थी वो आ सके। युद्ध के बाद जो यूरोपीय देश थे उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, उसकी अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया था, इसलिए मार्शल योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देख सकते हैं मार्शल योजना के जो उद्देश्य थे क्या थे। युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक गिरावट जो खत्म हो गई थी को रोके रखना था, साम्यवाद का विस्तार करना था, यूरोपीय राष्ट्रों का एकीकरण करना था। कहने का मतलब युद्ध के बाद जो यूरोपीय राष्ट्र थे वो इधर उधर बिखर गए थे, उसको भी एकीकरण करना था। विश्व व्यापार का ठहराव करना था जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
उदारीकरण क्या है? उदारीकरण की अवधारणा मूल रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि यदि राज्य का हस्तक्षेप कम होगा तो अर्थव्यवस्था और समाज बेहतर बनेगा, अतः इसे कम राज्य अच्छा राज्य जैसे नारों से लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण को शिथिल करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत नियंत्रणों को हटाकर अर्थव्यवस्था को उदार बनाया जाता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से राज्य के अधिकार को समाप्त कर निजी कंपनियों के आगमन को प्रोत्साहित करना उदारीकरण का प्रमुख परिणाम है। उदारीकरण का अगर सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो जैसे कि अगर जो भी फैक्ट्री वगैरह है उनको क्या प्रोत्साहन ज़्यादा मिलना, ठीक है, उनको जो फैक्ट्री लगाने में जो भी कागज़ पत्र लगते हैं, ठीक है, उन सभी कागजात को लगाने में ज़्यादा लफड़ा ना होना, उसको तुरंत लाइसेंस प्रणाली सुविधा प्रदान करना, ये सारे काम उदारीकरण में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयं सेवा गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन कहने का मतलब है ये प्राइवेट संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यानी ये जो संगठन है वो पूरे विश्व में मानव के जो अधिकार है उसकी रक्षा के लिए अभियान चलाते हैं। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित भी करते हैं, यानी अखबार या किसी के माध्यम से रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। सरकार को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है क्योंकि एमनेस्टी का ज़्यादा जोर सरकार द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। यानी सरकार के द्वारा जो भी कानून लागू किए हो रहते हैं जो जनता को पसंद नहीं है, उनके अधिकारों के खिलाफ होते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि सरकार को उसकी रिपोर्ट खराब लगेगी। वस्तुतः ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करें। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की संगठित इकाई है। यानी पर्यावरण क्या है? भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की एक संगठित इकाई है जो किसी जीवधारी और पारितंत्र आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। कहने का मतलब है बचपन में आप लोग ये परिभाषा पढ़े होंगे कि पर्यावरण हमारे आसपास में जितने भी भौतिक और रासायनिक और जो भी जीव जंतु रहने वाले हैं वो सारे जो पारितंत्र में निर्भर रहते हैं एक दूसरे पर, उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। यानी भारत के 2 राजनीतिक पार्टी का नाम बताना है। तो पहला आपका भाजपा, दूसरा आपका कांग्रेस। ये थे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जो मैंने आपको पूरे डिटेल से आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी नए व्यूवर इस वीडियो को आखिरी तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।